हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में एक बार और आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, विद्युत रसायन, जिसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन किसे कहते हैं, कितने पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल की हमने कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण और उसकी कार्यप्रणाली को समझा था पिछले सेशन के अंदर। हमने देखा था कि डेनियल सेल के अंदर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और किस तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लवण सेतु आप लगाते हो तो इस लवण सेतु का क्या यूज होता है, ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, किसको हमें एनोड मानना है और क्यों मानना है, किसको हमें कैथोड मानना है और क्यों मानना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज के सेशन के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसके बाद में सेल विभव कैसे निकालते हैं, ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार ब्रीफ के अंदर डेनियल सेल रिपीट करा देता हूं। अब देखो, डेनियल सेल बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक पात्र के अंदर हम जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं। ये हमने किसका विलयन भरा, जिंक सल्फेट का। जलीय विलयन भरते हैं, जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन भरते हैं बच्चों, है ना। दूसरे पात्र के अंदर हम कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरते हैं। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भर दिया। अब चूंकि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दोनों ही लवण होते हैं और लवण का बेसिक काम है कि पानी में जाने के बाद वो आयनों में डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है ना। तो जब इसको पानी में अपन घोल के विलयन बनाएंगे तो विलयन के अंदर नो डाउट जिंक के और सल्फेट के आयंस बन जाएंगे। इसी प्रकार इस वाले विलयन में कॉपर के और सल्फेट के आयंस बन जाएंगे। बोलो बच्चों। अब जब आप इस टाइप का फिनोमेना बनाते हो, इन दोनों विलयनों के अंदर जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड को और कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड को डुबाकर उनको आपस में गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर की हेल्प से आपस में कनेक्ट कर देते हो दोनों को, और इन दोनों पात्रों को इनका इलेक्ट्रिकल सर्किट विद्युत परिपथ पूर्ण करने के लिए आप यहां पर सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु का उपयोग करते हो। बोलो। अब लवण सेतु के महत्व क्या होते हैं, हमने पिछली सभा में समझा था कि लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है, साथ साथ विद्युत उदासीनता भी बनाए रखता है ना। अब क्या होगा कि यहां पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक का ऑक्सीकरण होगा, जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन ये जिंक त्याग कर क्या बनेगा, Zn2+ और ये Zn2+ विलयन में आ जाए। ऐसे बहुत सारे जिंक यहां से जिंक के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर कहां पर आ जाएंगे, विलयन के अंदर आयनों के रूप में Zn2+ के रूप में आ जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स त्यागेंगे तभी तो ये यहां पर हुआ क्या है, यहां पर ये अभिक्रिया ही तो हुई है बच्चों। यहां पर कौन सी अभिक्रिया हुई है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे और Zn2+ बना। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। ठीक है, ये जिंक सॉलिड था, ये जिंक पहले क्या था, सॉलिड। यहां से इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बन रहा है, ये Zn2+ विलयन में जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये Zn2+ के नीचे मैं एक्वस सॉल्यूशन लिख दूंगा। बोलो, बात समझ में आ रही है आपको। चल, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जिंक ने त्यागे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहां पर जाएंगे, कॉपर सल्फेट वाले विलयन के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाएंगे और यहां पर क्या होगा, ये जो कॉपर आयन है, जो कि विलयन वाले आयन है, कॉपर आयन, बहुत सारे विलयन के अंदर कॉपर आयन है, ये वाले कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो दो इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन से ही हम समझ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे जिंक ने। मान लो यहां से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बन गया और यहां पर क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इस विलयन के अंदर जाते हैं और विलयन के अंदर इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये कॉपर आयन, जो पहले से ही विलयन के अंदर मौजूद था, ये कॉपर आयन सर कहां से आया विलयन के अंदर, ये बच्चों
क्योंकि कॉपर एक लवण है, आपने जलीय विलयन बनाया तो कॉपर के आयन बने, कॉपर आयनों के अंदर टूटा, ये कॉपर आयन विलयन के अंदर पहले से मौजूद थे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स को, जो दो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने त्यागे थे, उन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है बच्चों। दो इलेक्ट्रॉनों को ये कॉपर आयन जो कि विलयन का था, तो मैं एक्वस लिख दूं, इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए बच्चों। ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए? जिंक सल्फेट वाले विलयन से आए, और क्या बन जाता है? कॉपर सॉलिड बन जाता है। और ये जो कॉपर सॉलिड, यहां से इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो कॉपर सॉलिड बना, ये कॉपर इस रॉड पर जाकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार ये जिंक वाली जो छड़ है वो धीरे 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 पतली होती जाती है, और ये जो कॉपर वाली जो छड़ है वो धीरे 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 मोटी होती जाती है। अब ये लवण सेतु लगाया ताकि परिपथ क्या हो जाए? लगातार जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता रहे, परिपथ पूर्ण हो जाए। यहां से अगर ये लवण सेतु हटा देंगे तब तो विद्युत धारा चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि लवण सेतु का काम यहां पर विद्युत परिपथ को पूर्ण करना है। साथ साथ क्या हो रहा है कि इस विलयन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? इस विलयन के अंदर जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ रही है कि नहीं है? क्योंकि ये जिंक आयन लगातार एक तो पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि जिंक सल्फेट जब टूटा तो जिंक आयनों में परिवर्तित हुआ, और एक जिंक सल्फेट ऊपर से आ रहे हैं लगातार, और सल्फेट आयनों की सांद्रता कम होगी, क्योंकि यहां से जिंक एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना बच्चों। इस विलयन की बात करूं मैं बच्चों, तो इस विलयन के अंदर कॉपर आयनों की सांद्रता कम होगी, क्योंकि कॉपर आयन यहां पर निक्षेपित हो रहा है, जमा हो रहा है लगातार। और सल्फेट आयनों की सांद्रता बच्चों ज्यादा होगी, और कॉपर आयनों की सांद्रता कम होगी। बोलो अब क्या होगा? इस टाइम ये लवण सेतु काम करता है, और लवण सेतु क्या करता है प्यारे बच्चों? लवण सेतु के अंदर लवण भरा रहता है, KNO3 भरो, चाहे KCl भरो, चाहे NaCl भरो, ठीक है। क्या भरते हैं हम इसके अंदर? लवण सेतु के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स भरते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो आयनों के अंदर टूट जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनों में टूटे, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम आयनों में टूटे, जिनकी सांद्रता कम रूप से डिसोशिएट हो विलयन के अंदर, ठीक है। इसको हिंदी के अंदर विद्युत अपघटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटे, ठीक है। तो हमने इस लवण सेतु के अंदर विद्युत अपघटे भर रखा है, ठीक है। और ये KCl, NaCl, KNO3 ये सब क्या है? विद्युत, यहां पर लिख देता हूं अपघटे, ताकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो यहां पर K+ और NO3- होता है। अब ये नाइट्रेट आयन, अगर आपने KCl भरा है, अच्छा KCl से समझा देता हूं सर, आपने जो है KCl और NaCl से समझाया था, तो अच्छा KCl से समझा देते हैं आपको, इसको अपन KCl मान लेते हैं, K+ और Cl-। इधर जो है वो Cl- जाता है, और जो एक्स्ट्रा जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ी है, उन एक्स्ट्रा जिंक आयनों की सांद्रता, जो कि जिंक आयन ऊपर से आकर यहाँ पर जो सल्फेट आयन कम हो गए, जिंक आयन ज्यादा हो गए, तो विद्युत रूप से उदासीनता का जो गुण था वो खत्म होने लगा, क्योंकि पहले सल्फेट आयन और जिंक आयन बराबर थे, अब जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ गई है, ठीक है। तो ये जो बढ़े हुए जिंक आयनों की सांद्रता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिंक के साथ में ये अभिक्रिया करके Cl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना देता है। इस प्रकार ये लवण सेतु विद्युत उदासीनता भी बनाता है और परिपथ को पूर्ण करता है। और इसी प्रकार इस वाले विलयन के अंदर पोटेशियम आयन जाता है, जो कि एक्स्ट्रा सल्फेट आयन है, ठीक है। उनके साथ में अभिक्रिया करके K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना देता है, ठीक है। इस प्रकार जो है लवण सेतु अपना कार्य करता है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाले इलेक्ट्रोड पर हुआ क्या है? ये अभिक्रिया हुई है, और इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है। मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। और बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहां पर ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को हमें एनोड मानना है। एनोड की परिभाषा भी यही होती है। एनोड की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो क्या लिखूंगा?
जहां क्या हो, जहां वह इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीकरण हो, इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पर होगा उसको हम एनोड बोलते हैं, और जहां अपचयन हो, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या हो, अपचयन हो, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैथोड बोलेंगे। आपको एनोड और कैथोड की बेसिक डेफिनेशन आपको याद हो। इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब क्या होता है, अपचयन। इसीलिए कैथोड अपचयन, और जहां अपचयन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, इसीलिए ये वाले इलेक्ट्रोड को, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को हम कैथोड, क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और इसको हम एनोड बोलते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो सब तो ठीक है सर, आपने पिछले वीडियो के अंदर हमें बताया था कि आपको ये याद करना है लोन से। ठीक है, LOAN आपने हमें बताया था, LOAN मतलब कि लेफ्ट साइड, LOAN लेफ्ट साइड सर ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड जो है वो नेगेटिव होगा। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है इस अभिक्रिया से तो हमें पता चल गया, लेकिन ये एनोड नेगेटिव क्यों है ये बताओ हमें। एनोड तो हमने अमूमन यही देखा है कि एनोड हमें पॉजिटिव मिलता है सारी रिएक्शंस के अंदर, लेकिन डेनियल सेल के अंदर एनोड क्या होता है बच्चों, एनोड नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जिंक लगातार इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इस वजह से इस छड़ पर क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये छड़ नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, इसीलिए ये एनोड जो है वो क्या है, नेगेटिव है। और इसी प्रकार यहां पर जो कॉपर है लगातार इस पर निक्षेपित होता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, इसीलिए ये कॉपर वाली जो रॉड है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, पॉजिटिव। और ये विलियन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका विलियन धनात्मक हो जाता है, जिंक के आयन धनात्मक आयन आ रहे हैं, यहां पर कॉपर के धनात्मक आयन जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर सल्फेट आयन ज्यादा बन जाएंगे, इसलिए विलियन ऋणात्मक और ये छड़ धनात्मक। अब दो इलेक्ट्रॉन लगातार, एक जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब कि कहां पर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, घड़ी की दिशा में इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और विपरीत दिशा में कौन फ्लो होगा, करंट फ्लो होगी, विद्युत धारा प्रवाह होगी। तो आई जो है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है। ये सारी चीजें हम समझ चुके थे। उसके बाद हमने सेल निरूपण को देखा कि सेल को निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, ये सेल अभिक्रियाएं होगी। सेल अभिक्रियाएं कौन कौन सी हुई है बच्चों, सेल अभिक्रियाएं हुई है, एनोड पर सेल अभिक्रिया हुई है, कौन सी, एनोड पर कौन सी हुई है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और Zn2+ बन गया, ये सॉलिड था, ये विलियन के अंदर था। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई है बच्चों, कॉपर के 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं और कॉपर सॉलिड बन जाता है। तो जो सेल अभिक्रिया होगी वो सेल अभिक्रिया को हम ऐसे लिखते हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रॉस में इलेक्ट्रॉन काटने हैं, कोई भी चीज हो क्रॉस में कटेगी, तीर के निशान के इधर वाली, तीर ऊपर वाली अभिक्रिया के तीर के निशान के इधर वाली से कट जाते हैं, और जस्ट ऊपर नीचे हो तो जोड़ देने। तो ये जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ आयन, विलियन, तीर का निशान, जिंक 2+, ये एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, प्लस कॉपर सॉलिड। अगर मैं, ये तो सेल अभिक्रिया मैंने लिख दी, अगर मैं सेल निरूपण की बात करूं तो मैं कैसे लिखूंगा प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा कि भैया अपने को पहले लिखना है एनोड और फिर लिखना है कैथोडवा, फिर क्या लिखना है, कैथोडवा। ठीक है, एनोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। कैसे हुआ है सर, पहले जिंक था, फिर अच्छा ये जो 2 डंडे हैं ये लवण सेतु को प्रदर्शित करते हैं। पहले यहां पर जिंक था, फिर बन गया जिंक 2+, फिर हम लवण सेतु लगाते हैं। पहले कॉपर के आयन थे, फिर जो है कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार हम सेल का निरूपण करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बोलो भाई, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस की थी हमने, आपको मैंने सारी रिपीट कराई है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि मुझे आप लोग बताओ कि एक मैं सेल निरूपण लिख रहा हूं, सेल निरूपण सेल निरूपण ये लिखा मैंने, ठीक है। और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उपरोक्त सेल के लिए सही कथन है। कौन कौन से कथन है जो सही है? अगर हम कथन लिखें यहां पर, तो मैं पहला स्टेटमेंट लिखूं कि इस अभिक्रिया के लिए जो कॉपर है, कॉपर अपचायक है। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। दूसरा मैं लिख देता हूं एजी अपचायक है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट मैं लिखूं यहां पर, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया Cu प्लस 2, यहां पर क्या हुआ है, ये सॉरी, ये मैंने सेल अभिक्रिया के अंदर यहां पर Ag प्लस से Ag सॉलिड बन गया। ठीक है, ये एक्वस था। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में गया और ये सॉलिड। ठीक है, 2Ag प्लस तीर का निशान Cu2 प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड। ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं आपके पास। चौथा जो स्टेटमेंट है वो है कि यहां पर मैं लिख देता हूं कॉपर कैथोड की तरह कार्य करेगा, कार्य करेगा। और मैं लिख दूं Ag एनोड होगा। Ag क्या होगा? एनोड होगा। अब बताना है आपको कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अब इस सेल निरूपण से अगर हम सेल बनाए बच्चों, तो मुझे बताओ कि मैं यहां पर सेल बनाऊं तो एक कंटेनर के अंदर आपने ध्यान से देखोगे सेल निरूपण से कि एनोड, एनोड पहले लिखते हैं सर हम और कैथोड बाद में लिखते हैं। बिल्कुल। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, Cu2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो यहां पर इस विलयन के अंदर किसके आयन है बताओ बच्चों? Cu2 प्लस के आयन है। ठीक है, यहां पर आपने जो इलेक्ट्रोड लगाया होगा वो कौन सा लगाया होगा? Cu लगाया होगा, क्योंकि ये डेनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है। इस विलयन के अंदर आपने क्या भरा होगा? जो भी भरा होगा उसके अंदर मेटल के जो आयन है वो किसके हैं? Ag के आयन है। आपने यहां पर इलेक्ट्रोड लगाया जो कि कैथोड है, इनको आपस में वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आपस में जोड़ दिया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और यहां से आपने लवण सेतु लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? ये हमने सेल बना दिया। ठीक, बोलो। चल, अब मुझे आप लोग बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स किस ओर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन सर कॉपर से Ag के विलयन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो कॉपर यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? कॉपर यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? एनोड की तरह काम कर रहा है। कॉपर का यहां पर क्या हो रहा है? कॉपर का यहां पर सर, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन करे, स्वयं का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अपचायक। ये आपको बेसिक बात आपको पता होगी। जो स्वयं का ऑक्सीकरण करे और दूसरे का अपचयन करे उसको हम अपचायक बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ध्यान रखोगे? ठीक है, आप लोग लिख भी देना नोट बनाकर कि जो स्वयं का ऑक्सीकरण करे दूसरे का अपचयन करे उसको अपचायक बोलते हैं। जो स्वयं का अपचयन करे और दूसरे का ऑक्सीकरण करे, दूसरे का जो ऑक्सीकरण करे उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो ये दूसरे का अपचयन कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए दे रहा है। और जब Ag इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है,
Ag इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Ag खुद का क्या कर रहा है, खुद का तो अपचयन कर रहा है, खुद तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड पर अपचयन ही तो होता है, लेकिन ये दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा है। किसका? कॉपर का। क्यों? क्योंकि कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो कॉपर का ये ऑक्सीकरण कर रहा है, खुद का अपचयन और कॉपर का ऑक्सीकरण कर रहा है, इसीलिए मैं Ag को क्या बोलूंगा, Ag को बोलूंगा ये क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस ओर चल रहे हैं, धारा इस ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, अब देखो, अब इसकी अगर मैं सेल अभिक्रिया लिखूंगा तो यहां से कॉपर 2+ बना, इसमें बोला है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब Ag कितने Ag 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 2 Ag करेंगे। ठीक है, तो एक Ag 1 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, तो सेल अभिक्रिया ये देखो, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर 2+ बना, और 2 Ag ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तो 2 Ag सॉलिड। तो अब मुझे बताओ एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसकी सारी रामकथा। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, एनोड पर तो सर ये होगी, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और कॉपर 2+ बना। और कैथोड पर क्या होगी, Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Ag+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, चूंकि हमें यहां पर दिख रहा है Ag+ ग्रहण कर रहा है, अब यहां से पता चल रहा है 2 त्याग रहा है, तो 2 Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे और 2 Ag सॉलिड बन गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, Cu+ 2Ag+, तीर का निशान, Cu2+ 2Ag सॉलिड। और ये अभिक्रिया ही तो यहां पर आपको दिख रही है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया ये होगी, बिल्कुल सही। क्या कॉपर अपचायक है? हाँ सर, कॉपर एज अपचायक काम करेगा, क्योंकि कॉपर खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है और Ag का अपचयन कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। Ag अपचायक है? नहीं सर, Ag तो ऑक्सीकारक है। कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा क्या सर? नहीं, कॉपर कैथोड की तरह नहीं, कॉपर तो एनोड की तरह काम करेगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Ag एनोड होगा? नहीं, Ag क्या होगा, कैथोड होगा, ये गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब अगर आगे बात करें हम, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है आपके इलेक्ट्रोड विभव। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ठीक है, समझने की अच्छे से कोशिश करोगे आप लोग, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। देखो, हम क्या करते हैं, आपको ये समझाने के लिए एक कंटेनर बनाते हैं, उसके अंदर मैंने एक विलयन भर दिया, आप कोई सा भी विलयन भरो, चाहे आप एनोड अर्ध सेल बनाओ, चाहे आप कैथोड अर्ध सेल बनाओ। हमने एक जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं एक अर्ध सेल बना रहा हूं, इसके अंदर मैंने एक जिंक की छड़ ले ली, मतलब कि इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इससे हम जो है आगे गैल्वेनोमीटर वगैरह जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये वाला जो विलयन है, इस पात्र के अंदर जो विलयन है उसको आंतरिक परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक परिपथ। और जो बाहर गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड यहां पर ये जो वायर है, वायर और इसके बाहर वाला जो भाग हो गया, इस इलेक्ट्रोड, इस मेटल की छड़ से बाहर वाला जो भाग हो गया, उसे बाह्य परिपथ बोलते हैं। अब आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ को जो आपस में कनेक्ट करता है, आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ को जो आपस में कनेक्ट करता है, उसी को बच्चों इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड। आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ को आपस में जोड़ते हैं, उसको इलेक्ट्रोड। चलिए हम पहले इलेक्ट्रोड की ही बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं? आंतरिक परिपथ वो बाह्य परिपथ को आपस में, आंतरिक परिपथ, मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आंतरिक परिपथ व बाह्य परिपथ को परस्पर जोड़ने वाले भाग को इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसके? आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ को? अर्ध सेल के। किसके बच्चों? अर्ध सेल के
आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ को आपस में जोड़ने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड बच्चों वायर हो सकता है, मतलब कि एग्जाम्पल मैं यहां लिखूं तो ये तार हो सकता है, ये प्लेट हो सकता है, ये रॉड हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के इलेक्ट्रोड आप बना सकते हो। अगर मैं इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन की बात करूं, वर्गीकरण की, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सामान्य इलेक्ट्रोड और एक होता है अक्रिय इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोड के भागों के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रोड के प्रकार, तो इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है? दो प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, एक होता है सामान्य इलेक्ट्रोड और एक होता है आपके अक्रिय इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पहला क्या लिखूं मैं? पहला लिखता हूं सामान्य इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या है बच्चों? अक्रिय इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को। ठीक है, अब देखो सामान्य इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है कि जो आपने विलयन लिया है, जो धातु लवण का आपने विलयन लिया है ना बच्चों, ये मान लो आपने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर ये कॉपर सल्फेट जो लवण है, जिस लवण का आप विलयन लेते हो, उस लवण में जो धातु है, कौन सी धातु है? कॉपर। इसी धातु का आपको यहां पर इसी धातु का वायर लेना है, इसी धातु की रॉड लेनी है, या फिर इसी धातु की प्लेट लेनी, जो कि आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ को आपस में जोड़े, है ना। जिस धातु लवण का आपने विलयन लिया है, उस विलयन में जो धातु प्रयोग हुई है, उसी धातु का यहां पर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्ट्रोड, सामान्य इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिखूं, जिस यहां पर लिखेंगे विलयन में उपस्थित धातु का इलेक्ट्रोड, क्या कहलाता है? सामान्य इलेक्ट्रोड। सामान्य इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कि ये जो धातु है ये एम मेटल है। क्या है? एम मेटल, एम सॉलिड है। ठीक है, एम सॉलिड है। ठीक है, बोलो, एक सेकेंड, ये एम सॉलिड है। ठीक, और यहां पर आपने जो विलयन लिया है, हम एम से एक जो है स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सब विलयन में हो, ये तो जरूरी है नहीं। और मान लेते हैं हम यहां पर क्या आपने ले लिया है, आप M और यहां पर X ले लो, या फिर आपने यहां पर कोई लवण ले लिया है, तो M के आयन से, M के आयन से। ठीक है, अब लवण होगा, जैसे आपने कॉपर सल्फेट लिया है CuSO, तो ये भी तो आयनों के अंदर टूटेगा ना बच्चों, Cu2+ और SO4 -। मान लो आपने NaCl लिया है, तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा। मान लो आपने AgNO3 लिया है, तो क्या ये Ag+ और NO3- में नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। तो इसके अंदर आप विलयन के अंदर Ag का इलेक्ट्रोड लोगे, इसके अंदर सोडियम का, इसके अंदर कॉपर का, इस प्रकार बनाने को बोला मैंने, ये तो बात हो गई। लेकिन ये आयंस कितने बनेंगे, ये तो डिपेंड करेगा ना उस विलयन के अंदर कौन सी धातु, उस धातु की टेंडेंसी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की, 3 त्यागने की, है ना। तो फिर ये तो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर, अच्छा, इस जैसे मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन की बात करी, तो इसके अंदर क्या होगा? कॉपर के आयंस होंगे। अगर मैंने AgNO3 विलयन की बात करी, तो इसके अंदर Ag के आयंस होंगे। तो इस विलयन के अंदर किसके आयंस होंगे? मेटल के आयंस होंगे। किसके आयंस होंगे? मेटल। M, मैं यहाँ पर M लिख दूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, क्यों कोई भी हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये M, हमें क्या पता कितने त्यागेगा, तो हम लिख देते हैं भाई साहब ये N इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, तो N इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, तो N इलेक्ट्रॉन इस धातु की छड़ पर आ जाएंगे और N इलेक्ट्रॉन उधर की ओर मूव होंगे एक मेटल से, एक मेटल के परमाणु से। ठीक है,
तो m मेटल के यहां पर आयंस हैं, तो यहां पर m मेटल के आयंस है Mn+ इस विलियन के अंदर उपस्थित है। अब ये इलेक्ट्रोड, ये अर्ध सेल कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है। हो सकता है कि ये n इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जैसे Ag+ है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, मतलब एज अ कैथोड काम करे। हो सकता है इलेक्ट्रोड को त्यागे, एज अ एनोड काम करे। ठीक है, तो दोनों दो यहां पर अर्ध सेल होते हैं ना, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो जब ये कैथोड की तरह काम करेगा, जब ये कैथोड की तरह काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब इस पर क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। Mn+ है इस विलियन के अंदर उपस्थित, M कैथोड की तरह, कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है। Mn+ इस विलियन के अंदर उपस्थित है आयंस के रूप में। कैसे आयंस, ये जब विलियन के अंदर लवण को मिलाया तो ये आयनों में टूट गया। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि M बन जाए, ये सर N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, M फॉर मुन्ना भाई बन जाएगा, और ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ये कैथोड पर अभिक्रिया होगी। अब एनोड वाली अभिक्रिया हम बताएंगे सर। हाँ बताओ। एनोड पर सर ये N इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। भैया जी यहां पर M सॉलिड था जिसने N इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दिया और बन गए N इलेक्ट्रॉन्स, N+ आयन बन गए। अगर मैं इसकी सेल अभिक्रिया लिखूंगा तो क्या होगी, आप लोग बता सकते हो। सेल अभिक्रिया सेम होगी सर। सेल अभिक्रिया, सेल निरूपण लिख दें क्या हम सर, सेल निरूपण लिख दो। सेल निरूपण के अंदर कभी भी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरण भित्ति गुणांक का उपयोग नहीं करते हैं। एजी वाला पुराना एग्जाम्पल आपने देखा होगा। तो यहां पर पहले एनोड लिखेंगे, तो M से Mn+ गया, लवण सेतु लगाया, और Mn+ से M सॉलिड बन गया। ये हमने क्या लिख दिया, इसका निरूपण लिख दिया एज अ सामान्य इलेक्ट्रोड। अक्रिय इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इनर्ट इलेक्ट्रोड और अक्रिय इलेक्ट्रोड मुख्य रूप से ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, विलियन में उपस्थित धातु का इलेक्ट्रोड सामान्य इलेक्ट्रोड कहलाता है। और सबसे जरूरी बात लिखना हम भूल गए, ये इलेक्ट्रोड विलियन के साथ अभिक्रिया करते हैं। विलियन के साथ अभिक्रिया करते हैं। कर तो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये जो आयंस है विलियन में ही तो भेज रहा है, और विलियन के इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके सॉलिड बन रहा है ना, कैथोड की तरह काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स विलियन के साथ रिएक्शन करते हैं। सामान्य इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड does not react with solution, that's why they called inert electrode, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, अच्छा ये आपस में तो जोड़ेंगे ही, इलेक्ट्रोड तो उसे ही कहते हैं ना जो आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ को आपस में कनेक्ट करे। तो आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ को तो आपस में कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये विलियन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड जो आंतरिक परिपथ अर्ध सेल के आंतरिक परिपथ वह बाह्य परिपथ को आपस में जोड़े, परिपथ को परस्पर जोड़े, लेकिन अभिक्रिया में विलियन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। विलियन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ठीक बात है। चलिए
अभी अक्रिय इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझते हैं। मैं यहां पर अक्रिय इलेक्ट्रोड बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बच्चों। आपके पढ़ने की स्पीड और साथ साथ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी रखिए, आप ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन 2 घंटे पढ़ाई करी और एक दिन करी। दूसरी बात सबसे जरूरी कि आप पढ़ने बैठो तो फिर आप लोगों को कम से कम जो है एक स्लॉट पूरा पढ़ना है, मतलब 1 घंटे आपको पढ़ना है तो 1 घंटे पहले नहीं उठना है ना। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट बैठे और फिर जो है कोई ना कोई आपको बात याद आ गई, आप जो है उठ गए यहाँ से, पानी पीने गए या फिर कोई और कार्यक्रम करने गए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब एक स्लॉट में पढ़ते हो तो सारे कामकाज करके फिर बैठो, ठीक है। डिजिटल युग है, आपको मोबाइल फोन से पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये सबसे जरूरी, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि फोन को आपने जो है पढ़ने के लिए ओपन किया है, अच्छा ये अमूमन बच्चों के साथ हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्शंस को कम नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उससे कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर देख रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। उनको उनके माइंड में पहले ये तय होता है कि भाई हम इंस्टा पे चले गए हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने चले गए, तो उनको पता होता है कि अब 1 घंटा जा सकता है, 1.5 घंटा जा सकता है, 2 घंटे जा सकते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं अब दिमाग के एक कोने के अंदर बोलते हैं कि नहीं, हम 10 मिनट के बाद जो है वापस स्टडी पर, वापस पढ़ाई पर मूव हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता उन्हें पता होती, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ कमिटमेंट की जरूरत है, आपको एक बहुत ही तगड़े दृढ़ निश्चय की जरूरत है। आप एक स्लॉट में पढ़ रहे हो तो आपने एक बार खुद के साथ में कमिटमेंट कर दिया तो फिर खुद से धोखा नहीं करना। ये अगर आप करने में सक्षम हो जाते हो तो जिंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अभी तो आपके पास एक ही चैलेंज है, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उन सारे चैलेंजेस को आप इजीली जो है क्रैक कर पाओगे, जैसे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक करने वाले हो, राइट, ठीक है। तो सबसे जरूरी है दृढ़ निश्चय, सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद पर भरोसा, ठीक। चलिए, अक्रिय इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं बच्चों? हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम एक कांच की ट्यूब रखेंगे। क्या करेंगे? कांच की ट्यूब। मैंने यहां पर कांच की ट्यूब बना देनी है। इस कांच की ट्यूब में क्या करते हैं बच्चों, हम एक गैस को फ्लो करें। अब ये गैस बेसिकली हमारे ज्यादातर यूज आने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अक्रिय इलेक्ट्रोड में कौन से हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आगे मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE पढ़ाऊंगा, अभी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ लें, ठीक है। बेसिकली यहां पर क्लोरीन गैस भी भर सकते हो, बहुत सारी गैसेस भर सकते हो। जो गैस भर रहे हो उसके आयंस इसमें मौजूद होने चाहिए। हम बेसिकली क्या भरते हैं? हाइड्रोजन गैस भरते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इस ट्यूब के अंदर हम एक PT प्लेटिनियम का वायर, ट्यूब के अंदर से यहां पर छेद है, ये प्लेटिनियम का वायर आगे जो है आउटर सर्किट से कनेक्ट हो जाता है। प्लेटिनियम का वायर आगे आउटर सर्किट से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये इनर सर्किट में और आउटर सर्किट में यहां पर प्लेटिनियम जोड़ रहा है, तो यहां पर बेसिकली ये प्लेटिनियम ही एज अ इलेक्ट्रोड काम कर रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कांच की ट्यूब ली, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी, ये हाइड्रोजन गैस जो है इधर आ रही है। यहां पर जो प्लेटिनियम वायर आपने लिया है ये PT वायर है बच्चों, ये क्या है? PT वायर है। इस PT वायर के पैंदे में हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनियम की प्लेट लगाते हैं जिस पर कार्बन ब्लैक से कोटिंग करते हैं। ये PT की प्लेट लगाई, कार्बन ब्लैक से कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि इस पर जो रिएक्शंस होगी सारी इस प्लेट पर होती है, सारा खेल इस प्लेट पर ही होता है, ठीक है। चलिए, यहां से बच्चों हाइड्रोजन गैस आती है, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, ये मैंने अर्ध सेल बना दी। अब ये भी एज अ कैथोड और एज अ एनोड काम कर सकती है। अब क्या होता है कि इस विलियन के अंदर, ये जो आपने विलियन लिया है ना, इसके अंदर H+ आयन होने जरूरी है। कौन से आयन होने जरूरी है? H+। अगर हाइड्रोजन गैस लिए तो, अगर क्लोरीन गैस लिए तो Cl- आयन होने जरूरी है, ठीक है। जो गैस आप प्रयुक्त कर रहे हो, अगर ब्रोमीन गैस लिए
ठीक है, अगर आपने कोई दूसरी गैस ली तो उसके आयन होने जरूरी है, तो H प्लस आयन होने जरूरी। तो H प्लस आयन के लिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग, HCl, H2SO4 या HNO3, इनके विलयन आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये प्रबल विद्युत अपघटे हैं, इनके विद्युत अपघटे मैंने अभी बताया था जो आयनों में टूट जाए, इनके आपको क्या लेने हैं, विलयन लेने। ठीक है, तो इस विलयन के अंदर कौन से आयन उपस्थित है बच्चों, H प्लस आयन इस विलयन के अंदर उपस्थित है, इस विलयन के अंदर H प्लस आयन उपस्थित है। अब ये अर्ध सेल एज अ कैथोड काम करेगा, एज अ कैथोड काम करेगा। तो कैथोड पर क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन बनता है आयन। तो यहां पर ये जो H प्लस है ना, ये जो विलयन वाला H प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी तो H2 गैस बनेगा। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये कैथोड पर अभिक्रिया होगी। अगर मैं इसका निरूपण लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं लिखूंगा H प्लस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग निरूपण के अंदर नहीं लिखते, ये इसका मैंने क्या लिखा है, निरूपण। अब आपको ध्यान रखना है, जब हम कैथोड यूज करेंगे तो हम जो Pt है ना, यहां पर Pt का यूज किया प्लेटिनियम, उसको हम दाईं तरफ ऐसे ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, ये इसका निरूपण हुआ है, किसका, कैथोड का निरूपण हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम एनोड की बात करते हैं, फिर सेल निरूपण लिखें, फिर एनोड की बात करते हैं। एनोड की बात करें हम, तो या तो इसको कैथोड या एनोड, दो में से यूज करेंगे, है ना। चलिए, तो एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस, जो कि यहां पर हाइड्रोजन गैस आ रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगी और H प्लस आयंस बन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। और इसका अगर मैं निरूपण लिखना चाहूं, इसका निरूपण लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, एनोड का आपको प्लेटिनियम पहले लिखना है, फिर आपको क्या करना है, फिर हाइड्रोजन गैस, और उससे क्या बन गया, उससे H प्लस आयन बन गया। यहां पर स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को आगे नहीं लिख। अब ये तो या तो एज अ एनोड होगा और या तो एज अ कैथोड होगा, तो हम इसका सेल निरूपण तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों को तो आपस में जोड़ेंगे नहीं। तो इसका सेल निरूपण आपने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर तो क्या है, दूसरा भी हम जो ले रहे हैं वो भी एज अ क्या ले रहे हैं, ये सामान्य इलेक्ट्रोड ही ले रहे हैं। अगर दूसरा आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया तो फिर ये सेल निरूपण नहीं लिखेंगे, तो फिर हम कैथोड और एनोड का ही लिखेंगे, है ना। और दूसरा भी आपने सामान्य इलेक्ट्रोड लिया तो जो अभी सेल निरूपण लिखा था वैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अक्रिय इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड जो अर्ध सेल के आंतरिक परिपथ व बाह्य परिपथ को परस्पर जोड़े लेकिन विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करे। सर हाइड्रोजन तो विलयन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन Pt जोड़ रहा है ना आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ को, Pt इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ठीक है, इसीलिए इन इलेक्ट्रोड्स को अक्रिय इलेक्ट्रोड, जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। और यहां पर अगर आप दूसरी गैस लेते हो तो उस प्रकार आप लोगों को सेल निरूपण लिखना है। तो होपफुली ये आपको सामान्य इलेक्ट्रोड और अक्रिय इलेक्ट्रोड में अंतर समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम बच्चों E से निरूपित करेंगे। इसको हम किससे निरूपित करेंगे, E से निरूपित करेंगे। अब समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो, मैंने यहां पर एक हाफ सेल बनाया, अर्ध सेल बनाया, जैसे मैं यहां पर जिंक सल्फेट का बना देता हूं। किसका बना दिया मैंने, जिंक सल्फेट। तो इसके अंदर Zn2+ और SO4 2- आयंस है बहुत सारे। इसके अंदर हम एक रॉड रखेंगे और ये रॉड कौन सी होगी, ये रॉड जिंक की होगी, ये एज इलेक्ट्रोड होगी, और फिर आउटर सर्किट होगा, है ना। यहां से जिंक के आयंस, यहां से जिंक के आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे। ये पर्पल कलर वाले कहां से आ रहे हैं, छड़ से आ रहे हैं।
तो इस विलयन के अंदर जिंक के आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, सल्फेट के आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी। तो ये विलयन क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक का आयन बन रहा है, तो इस पर छड़ पर क्या आ जाएगा बच्चों, छड़ पर ऋणावेशित आ जाएगा। इसीलिए तो हम इसको एनोड को माइनस बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है इसीलिए एनोड है, और इस छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसीलिए ये माइनस। बोलो चलिए। हाँ, तो सबसे बढ़िया बात कि भैया यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक का, और जिंक +2 बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो विलयन के अंदर जिंक के आयनों की सांद्रता ज्यादा हो जाती है, और इस छड़ पर नेगेटिव आवेश आ जाता है, चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। और जब आवेश का सेपरेशन हो जाता है तो वहां पर विभव उत्पन्न होता है, और ये विभव इस अर्ध सेल का विभव कहलाएगा। ये विभव इस अर्ध सेल का विभव कहलाएगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहां पर कुछ विभव इसका होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, कुछ विभव इसका होगा। इन दोनों का जो विभवांतर होगा, इन दोनों का जो विभवांतर होगा वो इस पूरे अर्ध सेल का विभव होगा। तो हम सिर्फ सीधी सी बात कर रहे हैं कि जब चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, आवेश का सेपरेशन हो जाता है, तो वहां पर एक विभव उत्पन्न होगा, और ये विभव इस सेल का, इस अर्ध सेल का विभव कहलाएगा। अब इस अर्ध सेल पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसको हम बोलते हैं ईओपी, जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ईओपी। इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है। अपचयन पर यदि मैं यहां पर बात करूं, ये वाला इलेक्ट्रोड है, यहां पर कॉपर सल्फेट का आपने सॉल्यूशन लिया है, यहां पर ये इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यहां पर कॉपर के आयंस ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए सल्फेट की सांद्रता बढ़ जाती है, इसीलिए ये नेगेटिवली आवेश हो जाता है विलयन। तो चार्ज के सेपरेशन की वजह से इसका भी एक विभव उत्पन्न होगा, और उस विभव को हम क्या बोलेंगे, उस विभव को हम ERP बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ओपी का मतलब ओम प्रकाश नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। आरपी का मतलब अपचयन विभव। ये क्या है, अपचयन विभव। ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोड विभव की अगर मैं परिभाषा लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि अर्ध सेल में ऑक्सीकरण व अपचयन के कारण, ऑक्सीकरण व अपचयन के कारण आवेशों के अंतर के कारण उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। अब सबसे जरूरी बात, यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर रहा है ना, कॉपर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर रहा है, अपचयन हो रहा है, और यहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है, यहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया और जरूरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि हर अर्ध सेल का, चाहे उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो चाहे अपचयन हो रहा है, उसका दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। मतलब कि अगर मैं इस अर्ध सेल की बात करूं ना, तो यहां पर EOP होगा और ERP भी होगा। और ERP रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही हर अर्ध सेल के निकाले जा सकते हैं, चाहे उस पर ऑक्सीकरण हो रहा हो चाहे अपचयन हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। मैं आपको बता देता हूं इन दोनों का रिलेशन। वो रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन किसी भी सेल का, अगर मैं इस सेल की बात करूं, तो इसका जो ऑक्सीकरण विभव होगा वो अपचयन विभव के
नेगेटिवली इक्वल होगा, मतलब कि EOP इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन का जो ऑक्सीकरण विभव आएगा वो अपचयन विभव के ऋणात्मक रूप से बराबर होगा। इसका भी जो अपचयन विभव है वो ऑक्सीकरण विभव के ऋणात्मक रूप से बराबर होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे आपसे तो वो -EOP होगा, मतलब कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा अपचयन, उसके ऊपर माइनस लगा देना, EOP आ जाएगा। और EOP दे रखा है और अपचयन विभव पूछ ले तो उसके आगे माइनस लगा देना OP के आगे, तो अपचयन विभव आ जाएगा। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव में, ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव में संबंध, अपचयन विभव में विभव, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है बच्चों? EOP। अपचयन विभव क्या होता है? ERP। अपचयन विभव में संबंध क्या होता है? EOP इज इक्वल टू -ERP। ये आपको सदैव 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 याद रखना है। बोलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये इस टाइप से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बच्चों, वो है सेल विभव। क्या है बच्चों? सेल विभव। इसको बोलते हैं ई सेल। क्या बोलते हैं? ई सेल। ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोड विभव को अपन निरूपित कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मैं इस सेल का ऑक्सीकरण विभव लिखूं, इस सेल का क्या लिखूं मैं? ऑक्सीकरण विभव, मतलब कि मैंने क्या लिखा? EOP। तो इसका ऑक्सीकरण विभव मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों, ध्यान रखना, जिंक से जिंक 2+ बना है तो मैं ऐसे लिखूंगा ZN से ZN2+। इसका मतलब अगर ये दे रखा ऑक्सीकरण विभव तो ये EOP है, समझ लेना। ये क्या है? ऑक्सीकरण विभव EOP, और ZN से ZN2+ एक ही बात होगा। अगर मैंने इसी सेल का आपसे अपचयन विभव पूछ लिया तो ये इसका तो माइनस होगा, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? उसको ऐसे लिखेंगे, अपचयन विभव अगर आपने लिखना है ना, अपचयन विभव, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। क्या ये फ्रेम में आ रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। इसको अगर अपचयन विभव अगर आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिखेंगे ERP, और ये RP में क्या हो रहा है? जिंक अपचयन। जब इसका अपचयन होगा तब अपचयन विभव निकलेगा। तो जिंक के आयन इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेंगे तभी तो अपचयन होगा, और जिंक सॉलिड बनेगा। तो ये ऐसे बनेगा यहां पर अलग पेन से लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ZN2+ से ZN बना। ये देखो अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ZN बना। तो इसके अपचयन विभव को ERP को ऐसे लिखेंगे ZN2+ से ZN, और ऑक्सीकरण विभव को ZN से ZN2+। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अगर मैंने इस सेल का ऑक्सीकरण विभव लिखना है EOP, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉपर का ऑक्सीकरण कैसे होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैं ऐसे इसका निरूपण ऐसे लिखूंगा, Cu से Cu2+। और अपचयन विभव RP लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कॉपर का Cu2+ से Cu। अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लेना ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लेना रिडक्शन विभव दे रखा है। ठीक, तो इस प्रकार आपको इसकी प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए, राइट। अब बात कर रहे हैं हम सेल विभव की, ठीक है। सेल विभव क्या होता है, ठीक है। तो सेल विभव को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सेल विभव, सेल पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपको अच्छे से समझना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है, दोनों में संबंध क्या होता है ना। और आप लोगों को डेनियल सेल की पूरी राम कथा का पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेल पोटेंशियल के बारे में भी चर्चा करेंगे, और साथ साथ में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे
कि भैया नैनसर्ट समीकरण को व्युत्पत्त कैसे करते हैं, उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नीट और जेईई के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही डीपली एक एक चीज मैं आप लोगों को साथ साथ पढ़ाता जाऊं। आज की सभा में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।